नमस्कार। आज आपके समक्ष मैं कमल अरोड़ा इसलिए आया हूँ कि आपको एक कहानी सुना सकूँ। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चंडीगढ़ के नारजोन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर श्री सौभाग्यवर्धन जी का एक बहुत बड़ा वरदान है हम सब लोगों के लिए, जितने भी कलाकार हैं, कि वो आज इस दौर में जबकि सारा कुछ बंद है, जबकि कलाकार अपनी कला नहीं प्रदर्शित कर पा रहे, लेखक अपने लेखनी लिख तो सकते हैं परंतु सुना नहीं सकते, कहीं एक साथ एकत्र नहीं हो सकते, ऐसे अवसर पर इस तरह के हालात में उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है कि घर बैठे हम लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सौभाग्यवर्धन जी 8 स्टेट्स के डायरेक्टर हैं, NZCC के अंदर 8 स्टेट्स आती हैं, फिर भी वो सबका ध्यान रख रहे हैं। इसमें लेखक हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, नाटककार हैं, नाटक के जो है बहुत कलाकार हैं, वो सब लोग जो है एक के बाद एक अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको संग्रहित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और वो करके दिखलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये सबके लिए सौभाग्य की बात है कि सौभाग्यवर्धन जी इस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सौभाग्यवर्धन जी जो है संगीत, नाटक, नृत्य, फोक, इसके अलावा जो मूर्ति कला और लिटरेचर भी, जिसमें लिटरेचर में कविताएं, कहानियाँ, बहुत सी चीज़ें ये सब आती हैं। उसी सिलसिले में आज मुझे ये कहा गया है कि मैं कहानी सुनाऊं। सच पूछिए तो मैं अपने बारे में बताऊं। उन्होंने मेरी ये भी ड्यूटी लगाई कि आप अपने बारे में भी बताएं। अपने बारे में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ कहना यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होती है, पर फिर भी कहते हैं ना, ज़िंदगी हर इम्तहान के लिए तुझको मेरा पता याद है। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल लगता है, और ख़ास करके अपने बारे में अगर मैं ना कुछ बताऊं तो लोग कहते हैं आपके बारे में तो कुछ पता ही नहीं हमें, और बताऊं तो लगता है कि अपनी तारीफ़ कर रहा हूं। फिर भी आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। बचपन से 8 साल की उम्र से नाटक कर रहा हूँ। नाटक के सभी प्रकार से जितने भी उसकी विधाएँ हैं उनमें सबके साथ जुड़ा रहा हूँ। बचपन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शिष्य गुरु शारदा चरण चटर्जी जो मेरे गुरु थे, उनसे मैंने नाटक कला में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो सका है वो मैंने सीखने का प्रयत्न किया, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक नाटक करते रहे। बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत से एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत सी टीम्स के साथ काम किया, और फिर चंडीगढ़ में बहुत बड़ा एक रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम है अभिनेत, उसके साथ काम किया। तो ये फिर मैं एक कॉलेज चलाता था, 48 साल तक एक कॉलेज चलाया, जिसमें बच्चों को पढ़ाया, एग्ज़ाम दिलवाए, गरीब लड़कियों को लड़कों को पढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ उनको नाटक सिखाने का काम भी किया, उनको प्रेरित किया कि वो नाटक में, संगीत में, नृत्य में, इन चीज़ों में हिस्सा ले सके। तो ये सब सौभाग्य है, और इसका नतीजा ये निकला कि मुझे राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो है 2009 में राष्ट्रपति की तरफ से मिला। मैं आभारी हूँ। अब अपने बारे में तो जो कुछ मैंने कहा है वो सुनने के बाद शायद आपको ये लगे कि कहानी में भी बहुत बड़ा नाम रखता हूँ, पर ऐसा नहीं है। कहानी में मैं 2-4 कहानियाँ लिखी हैं। मेरा काम तो, मैंने नाटक बहुत से लिखे हैं छोटे छोटे,
बड़े जो स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैंने बहुत से नाटक लिखे हैं, परंतु कहानियाँ लिखने का अवसर कम मिला। या यूँ कहिए कि हर चीज़ में तो कोई प्रवीण हो नहीं सकता, हर चीज़ में तो कोई बहुत बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कोशिश की कि जो कुछ भी आता है मुझे वो मैं आपके सामने प्रदर्शित करूं। तो आज मैं आपके समक्ष एक कहानी रखने जा रहा हूं। कहानी का नाम बहुत समय तक मैं नहीं रख सका, परंतु आज मैंने सोचा कि नाम लेकर ही कहानी की शुरुआत की जाए। कहानी मेरी लिखी हुई है और इसका नाम है अंतर्द्वंद। चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है ये अंतर्द्वंद आपके समक्ष आता है। बाकी बात यह है कि सिर्फ ये न लगे कि मैं कहानी की बात कर रहा हूँ और कहानी बहुत बढ़िया नहीं लिखी है मैंने, बहुत बड़ा नहीं काम किया है, तो इसलिए उसके लिए पहले से क्षमा चाहूँगा। ये कहानी उस समय की है जो लगभग आज से 60 साल पहले की बात कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर, उस प्रसिद्ध शहर का एक प्रसिद्ध कॉलेज, जिस कॉलेज का बहुत नाम 3500-4000 बच्चे जिसमें पढ़ते हों, उस कॉलेज में एक घटना ऐसी हुई जिसके ऊपर ये मैं कहानी की रचना कर सका। बात 60 साल पहले की हो या आज की, बात के अंदर क्या है, वास्तविकता क्या है, क्यों कहना चाहते हैं हम उस कहानी को, ये बात धीरे धीरे आपकी समझ में आएगी और कोशिश करूँगा। मेरी कहानी उस कॉलेज के एक हॉस्टल के एक ऐसे प्रोग्राम से शुरू होती है जो हर साल जिस प्रकार से हर कॉलेज में इलेक्शन होते हैं, उसी प्रकार से उसके इलेक्शंस थे। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर इत्यादि जो पोस्ट कॉलेजेस में होती हैं, उसके इलेक्शन थे कॉलेज के। और उसमें हर साल की तरह बहुत से कैंडिडेट खड़े होने वाले थे या खड़े हुए थे। उसमें से एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे वो हॉस्टल के ही रहने वाले थे, सीनियर स्टूडेंट थे। उस कॉलेज में 3 बड़े हॉस्टल थे, जिनमें से एक पुराना हॉस्टल सीनियर स्टूडेंट्स के लिए था, उसमें वो रहते थे। एक एमए कर चुके थे, लॉ कर रहे थे और जो है उन्हें पॉलिटिक्स से बहुत प्यार था, शौक़ था, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे गुण रखते थे। तो उन्होंने जो है अपने आप को कैंडिडेट डिक्लेयर किया। क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रहता था, इसलिए मैं और सब लोग लगभग जुड़े। आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शन की बेस जो है वो यही होती है कि जनता, लोग, वोटर्स, चाहे देश का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो या किसी कॉलेज का ही क्यों ना हो, उसमें जाति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स से निकली नहीं, आज भी नहीं निकली, तब भी थी। तो वो एक ऐसी जाति को बिलोंग करते थे जिसके लोग बहुत ज़्यादा थे कॉलेज में, इसलिए जो है वो उनकी सफलता के चांसेस भी थे। और हॉस्टलर थे, इसलिए 3 हॉस्टल थे, तीनों हॉस्टल के लोग जुड़े हुए थे। चलिए, इलेक्शन से 2 दिन पहले, यानी इलेक्शन मंडे को था, शनिवार को जो है एक प्रोग्राम रखा उन्होंने कि हॉस्टल के सारे लड़के इकट्ठे होकर के एक जुलूस निकालें और उस जुलूस को शहर में ले जाया जाए, अलग अलग स्थानों पर जा कर के जो है वो प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को बताया जाए कि जो है वो ये कैंडिडेट कैसा है, इसको वोट दीजिए। इस तरह का काम जो है बराबर करते रहे। तो इसलिए इकट्ठे हो रहे थे। शाम का समय था, लगभग 6, साढ़े 6 का लोग इकट्ठे होना शुरू हुए हॉस्टल के बाहर। एक बड़ा हॉस्टल था, हॉस्टल नंबर 1, डबल स्टोरी बिल्डिंग, लगभग जो है 120 कमरे, और उसमें रहने वाले लगभग किसी में कोई डबल सीटर था और कोई ट्रिपल सीटर भी थे। तो उसमें वो स्टूडेंट्स रहा करते थे। और सामने एक न्यू हॉस्टल था जिसमें जो छोटा था, जिसमें लगभग 30 कमरे थे और वो सिंगल स्टोरी था।
उसमें लगभग 60-70 लोग जो है वो रहते थे। मैं न्यू हॉस्टल का रहने वाला था। तो वो शनिवार को मैं हॉस्टल के बाहर उस जुलूस में शामिल होने के लिए मैं निकला ही था कि सामने हॉस्टल के, दोनों हॉस्टल्स के बीच में एक सड़क थी जो कॉलेज के जो है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर कहे जाती थी। पूर्व में शहर था, पश्चिम की ओर जो है वो कैंटोनमेंट और वो एरिया था। तो इसलिए एक सड़क बीच में से जाती थी। दिन में तो सड़क काफ़ी चलती थी, परंतु शाम के बाद वहाँ कोई विरला ही आता जाता था, क्योंकि और रात को शायद 10 बजे वो गेट दूसरा वाला बंद भी हो जाता था। अभी शाम का ही समय था, हम इकट्ठे हो रहे थे। मैंने देखा सामने मुझे 3 लोग खड़े थे, मेरे परिचित थे। वो मेन हॉस्टल के, जो बड़ा हॉस्टल था उसके रहने वाले थे, और वो उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं उनकी तरफ चल पड़ा। जिधर से शहर की तरफ जाना था उसकी दूसरी तरफ वो लोग खड़े थे, जो सिविल लाइंस और कैंटोनमेंट की तरफ जो सड़क जाती थी उस तरफ खड़े थे। और मैं उनके पास पहुंच गया। बातें शुरू हो गई, इलेक्शन की बातें शुरू हुई, कैंडिडेट की बातें शुरू हुई, बहुत सी और बातें हुई। उनमें से एक मेरे परम मित्र थे, जो बचपन से दोस्त थे, उसी शहर के रहने वाले थे जहाँ का मैं था। पहले साल उनके साथ ही एक ही कमरे में जो है मैं उसी हॉस्टल, मेन हॉस्टल में ही रहा। परंतु दूसरे साल जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि वो भटक गए। एक अमीर परिवार से थे, साथ कुछ ऐसा बहुत सादा और सीधा जीवन व्यतीत करने वाला एक डरपोक व्यक्ति जो है वो बदल सा गया था, और वो ऐसा लगा कि गीदड़ से भेड़िया बन गया हो जैसे। तो इस प्रकार से वो बहुत से गुण उनमें, या अवगुण कहें, वो आ गए थे। वो अब जो है वो जुआ, शराब और सारी गलत बातें उनमें आ गई थी। इसलिए मैं उनसे किनारा करता था। हालांकि मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पिता की ओर से। उनके पिता ने, जब मैंने पहली बार उनके साथ वहाँ हॉस्टल ज्वाइन किया था, तो उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे विश्वास पर इसको वहाँ हॉस्टल में भेज रहा हूँ, और तुम कभी भी जो है इसका साथ ज़रूर देना, इसको कभी छोड़ना नहीं। ये बहुत सीधा है, ये कभी शहर से बाहर गया नहीं, तुम जो है होशियार हो, इसका काफ़ी ध्यान रखना। 1 साल तक उसके साथ बिताया, परंतु इतना होशियार हो गया था कि मुझ जैसे कई लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता था। इसलिए मैंने अगले साल कन्नी काट ली और मैं अलग रहने लग गया। परंतु वो मिले, दोस्त थे, बचपन से थे, और वो दोनों लोग भी जो है उसी कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छे लोग थे, अच्छे दोस्त थे, मैं जानता था। चलिए वहाँ बातें करते रहे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हो गए थे, शहर की तरफ जाने के लिए लोग चल पड़े। लोगों ने इशारा किया, आ जाओ। इतने में उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे को कुछ आंखों ही आंखों में इशारा किया, और वो बजाय शहर की तरफ चलने के वो कैंटोनमेंट वाली साइड में जो है वो चलना शुरू हो गए। एक शख्स मेरे पास खड़ा था जिसका नाम सहज ठाकुर था, वो मेरे पास खड़ा था, और जो है राम प्रताप सिंह जो है, और जो है वो सुरेश गुप्ता, ये 2 लोग जो थे वो दूसरी तरफ चले थे। सुरेश गुप्ता ही मेरे दोस्त थे बचपन से, वो दूसरी तरफ चले गए। इतने में उनमें से ही एक व्यक्ति ने आवाज़ दी, कमान पे बाद कमान शहज़, ज़ोर से फिर आवाज़ आई, और शहज़ ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी तरफ, मैंने चलो तुम चलो इधर, मैं चलता हूँ जलूस की तरफ, क्योंकि सब लोग शहर की तरफ चल पड़े हैं, मैं उधर चलता हूँ, तुम लोग आ जाओ। मैं उधर की तरफ चल पड़ा, वो उधर की तरफ चल पड़े। इस तरह से मैं उस जलूस में शामिल हुआ। एक जगह से दूसरी जगह घूमना शुरू हुए। ढोल धमाका भी था, बैंड बाजा भी था, वो बजा रहे थे, नारे लग रहे थे जैसा इलेक्शंस में होता है, जिंदाबाद, और नाम लेकर के ये हमारा कैंडिडेट जो है अमर रहे। इस तरह की सारी बातें जो इलेक्शन में होती हैं, जो बड़े इलेक्शन में होती हैं,
उस कॉलेज के इलेक्शन में भी उसी तरह से हो रही थी। जुलूस शहर की तरफ बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और बड़ा होता गया। कुछ शहर के लोग एक मोहल्ले, दूसरे मोहल्ले, एक गली, दूसरी गली, फिर जाकर एक जगह विराम हुआ, एक जगह रुके। वहाँ कुछ जो है वो अरेंजमेंट किया गया था, वहाँ एक मंच सजाया गया था, वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने भाषण देना था। मेरा नाम लिया गया क्योंकि मुझे भी शौक़ था कुछ बोलने का, इसलिए जो है मेरा नाम लिया गया कि आएँ और कैंडिडेट को जो इंट्रोड्यूस कराएँ। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उन्होंने भाषण दिया। वहाँ कुछ खाने पीने का भी प्रबंध था। वो पहला पड़ाव समाप्त हुआ, हम दूसरे पड़ाव की तरफ चल पड़े। दूसरा पड़ाव में भी इसी प्रकार से बहुत कुछ चलता रहा। लोग अपनी अपनी बातें करते रहे, कहते रहे, सुनते रहे और कुछ सवाल भी पूछे कुछ लोगों ने। शहर के लोग, वहाँ की कॉलेज की लड़कियाँ और लड़के, शहर के जो जहाँ जिस एरिए में रहते थे वो भी जुड़ते रहे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने साथ भी दिया, नारे भी लगाए और इस प्रकार से एक पड़ाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से जो है सिलसिला आगे चलता गया, बढ़ता गया, चलता गया और धीरे धीरे करते समय बीतता गया और हम लोग जो है आखिरी पड़ाव पार करके जो है अब हम वापस लौटने लगे। इतने में क्या हुआ था, कुछ लोग जिन्हें ये फ़िक्र थी कि हॉस्टल में जो है वो मेस में खाना ख़त्म हो जाएगा, वे बीच में से पहले पड़ाव के बाद वापस लौट गए थे। कुछ शहर के लोग जुड़ जाते, कुछ दूसरे पड़ाव पर कुछ और लोग हॉस्टल के वापस चले गए, कुछ और, मगर हम लोग कुछ लोग जुड़े रहे और काफ़ी लोग जुड़े रहे, वो उनके साथ चलते रहे और इस प्रकार से करते करते समय आया, लगभग 10:15 बज गए। 10:15 बजे अब समाप्त हो चुका था, सब लोग लौट रहे थे झुंडों में, अलग अलग ग्रुप्स में लोग जो है लौटना शुरू हो गए। हमारे ग्रुप में कुछ हमारे हॉस्टल के लोग थे, कुछ और थे। हम लोग जो है आए बाज़ार में, जो है सोचा कि बाज़ार से ही खाना खाया जाए और खाना खा करके जो है फिर हॉस्टल जाया जाए। अब हम बाज़ार में रुके, खाना खाया और फिर हॉस्टल की तरफ लौट चले। बड़े खुश थे, ख़ास करके मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मुझे 2-3 जगह बोलने का मौका मिला था, अप्रिसिएशन मिला था, तालियां बजी थी। तो मैं उस जो है व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नोन था उसके कारण मैं भी और नोन हो गया। चलिए, बस इस तरह से कॉलेज का गेट आया। गेट के पास ही जो है एक हॉस्टल था। हॉस्टल के उस हॉस्टल के कुछ लोग पहले उधर जा रहे थे, कुछ हम में से जो थे वो भी उधर चले गए। थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे दोनों हॉस्टल आए, हॉस्टल नंबर 1 और 2। एक बड़ी हैरानी थी कि एक जो डबल स्टोरी बिल्डिंग वाला मेन हॉस्टल था उसमें लाइट्स नहीं थी और बाहर से आवाज़ आई और हमने गौर से देखा तो चारों तरफ जो है वो मिलिट्री जैसी कोई चीज़ हॉस्टल को घेरे हुई थी। आवाज़ आई सब लोग अपने अपने हॉस्टल में जाएं और कोई नहीं जाए, कोई दूसरे हॉस्टल में नहीं जाएगा। फिर आवाज़ आई ध्यान रखें किसी और हॉस्टल में ना जाएं, अपने अपने हॉस्टल में जाएं। मैं तो वो लोग, कुछ लोग जो उस मेन हॉस्टल के थे उसमें चले गए और मेरे समूह में से मैं और मेरे कुछ साथी जो हमारे हॉस्टल के थे वो आ गए। हैरानी थी, परेशानी भी थी कि हुआ क्या है, क्या हुआ जो ये मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर रखा है। वो एक्चुअली PAC थी, प्रोविंशियल आर्मी कहते हैं। वो एक उसकी कमांड, उसकी जो है 2 ट्रक खड़े थे और उनके बीच में जो है वो चारों तरफ से उसने घेर रखा था और कोई अंदर उस हॉस्टल में अंदर तो जा सकते थे, कोई बाहर नहीं आ सकता था। बड़ी हैरानी, बड़ी उत्सुकता, बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी कि क्या हुआ क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया। हॉस्टल के पास पहुँचे तो हमारे हॉस्टल के गेट के पास हमारे हॉस्टल के कुछ लड़के जो हमसे पहले आ गए थे, जो कुछ लोग जो गए नहीं थे, जो पहले आ गए थे, जो मेस से खाना खाकर आ गए थे, वो सब वहाँ जमा थे। कुछ गेट के अंदर, कुछ गेट के बाहर जमावड़ा था। हम लोगों ने जानने की कोशिश की क्या हुआ। पूरी बात उन्हें भी नहीं पता थी। वो कहते थे कि अचानक 2 ट्रक आए, मिलिट्री नुमा कोई फ़ौज उतरी
और उतर के चारों तरफ से उस हॉस्टल को घेर लिया। पता लगा कि कोई घटना ऐसी हुई है कि हॉस्टल के किसी लड़के ने किसी को जान से मार दिया है और वो हॉस्टल में भाग कर आ गए, इसलिए यहाँ तलाशी लेने के लिए आए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि घटना क्या हुई, किसने किसको मार दिया और क्यों मार दिया, भागकर हॉस्टल में क्यों आए, क्या वो हॉस्टल के ही लोग थे या बाहर के थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब असमंजस में थे, किसी को कुछ पूरी बात पता नहीं थी, परंतु सब लोग उसी परेशानी में, समय बीत भी नहीं रहा था और बीत भी रहा था। हम लोग सब बातें करते, कुछ एक दूसरे के आस लगाते, सोचते खड़े रहे। बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी जिज्ञासा थी जानने की, बहुत परेशानी भी थी कि हुआ क्या है। इतने में जो पीएसी के लोग थे हॉस्टल से निकले और वो सड़क की रोशनी में दिखलाई दे रहा था कि बाहर सड़क पर आए। हमारे हॉस्टल में तो लाइट थी, बाहर भी थी, सड़क पर भी थी, पर उस हॉस्टल में लाइट नहीं थी, इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा था। अब बाहर इकट्ठे हुए लोग उसके बाद पीएसी के लोग अपने ट्रकों में बैठ गए। कुछ और 4-5 कारें खड़ी थीं, उनमें बैठ कर के लोग चले गए। जीप थी या कार थी, उनमें बैठ कर के पुलिस के और कुछ अधिकारी गण थे शहर के, वो चले गए। तब जाते जाते हॉस्टल के वार्डन ने ज़ोर से कहा कि अब जो लोग बाहर खड़े हैं उस हॉस्टल के, वो भी अंदर जाओ और बस अब बाहर नहीं आना। एक बहुत शर्मनाक घटना हुई है जिसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते, बाद में बात करेंगे कल, आप अपने अपने कमरों में जाओ। शर्मनाक घटना, क्या शर्मनाक घटना हुई थी ये समझ में नहीं आया, मगर इतने में 2-3 लड़के मेन हॉस्टल की तरफ से हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उस अंधेरे में से निकल कर के आ गए। वो उनके कुछ साथी इस हॉस्टल में रहते थे, उनको बताना चाहते थे कि क्या हुआ, और हम लोगों को जिज्ञासा थी। हमने चारों तरफ से उन्हें घेरा, पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा एक ऐसी घटना हुई है जो बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि जब जुलूस जा रहा था उस समय 4 लड़के उस तरफ जा रहे थे, उनमें से किसी ने आवाज़ दी तो पहले 2 जा रहे थे, फिर 3 उधर हो गए, एक इधर की तरफ आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ ये सोच करके सब लोग शर्मिंदा होंगे। तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा जिस समय जुलूस के लोग तैयार हो रहे थे उस समय एक बुज़ुर्ग आदमी, अधेड़ उम्र का रहा होगा, उसके साथ एक, वो साइकिल पकड़े हुए था, उसके साथ एक नौजवान लड़की जो उस गेट से दूसरे गेट की ओर, जो कैंट की तरफ जाता था, उस गेट की ओर जा रहे थे। वो वहाँ से निकल गए, जुलूस इधर चला गया। परंतु वो जो 3 लड़के उस तरफ गए थे उन्होंने उनको घेर लिया, उनके साथ छेड़खानी की। उस बुज़ुर्ग के विरोध करने पर उन्होंने उसको चाकू मार दिया, उसके पेट में 2 चाकू मारे, और उसके बाद उस लड़की के साथ वो किया जो सोच भी नहीं सकते। क्या किया। रेप शब्द सुनते ही हम लोगों के बाहों से ऐसा लगा कि खून निकल गया हो, जान नहीं रही हो शरीर में। और दूसरा शब्द बोला उन्होंने, गैंग रेप। उन 3 लड़कों ने उस लड़की के साथ गैंग रेप किया, और उसके साथ जो व्यक्ति था, जो उसका नौकर या चपरासी रहा होगा, उसको उन्होंने छुरा या चाकू जो भी था वो मार दिया। अब तो सवाल ये था, उसने कहा, लड़के ने कहा कि सवाल ये था कि वो चौथा कौन था, उसकी तलाश हो रही है। चौथा कौन था सुनकर
मेरे तो पैरों के नीचे से जान निकल गई, क्योंकि चौथा जो वापस आ गया था वो मैं ही था, और 3 जो थे वो वही थे जिनको मैं जानता था, जिनमें से एक दोस्त था, 2 उसके दोस्त थे। हैरान होंगे कि वो तीनों लोग अच्छे सोसाइटी में रहने वाले लोग नहीं थे। स्टूडेंट होना बहुत बड़ी बात है, और उस युग में तो बहुत पायस बात थी, बहुत पवित्र बात थी। परंतु इस तरह से कोई ये अनर्थ, ये कुकर्म, ये इतना घृणित कार्य कर सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। इस तरह की बातें शुरू हुई, और मेरे तो ऐसा लगा जैसे उस गर्मी के मौसम में, अगस्त के उस महीने में मेरा शरीर कांपने लगा हो। डर के मारे मैं धीरे से उस भीड़ के पीछे हो लिया और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि उस दिन मैं कमरे में अकेला था। मेरा साथी अगले दिन छुट्टी होने के कारण अपने घर गया हुआ था। मैं बहुत डरते डरते, बहुत मायूस, बहुत परेशान, किसी तरह से अपने कमरे में पहुंच गया। प्रश्न ये था कि अगर वो पकड़े गए, क्योंकि 3 लोगों को, हाँ ये भी बताया गया था कि 3 लोग हॉस्टल से पकड़े गए हैं। एक मोटा लंबा चौड़ा, एक थोड़ा पतला और बीच के कद का, और एक थोड़ा छोटे कद का। ये 3 लोग थे जिनको पुलिस ले गई है अपने साथ। जो लोग आए थे, जो लोग साथ में आए थे, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट भी था। आप सोचेंगे इस घटना में थानेदार आता, पुलिस का व्यक्ति आता, ये फौज क्यों आ गई, पीएसी क्यों आ गई? कारण ये था कि वो लड़की सिटी मजिस्ट्रेट की बेटी थी, और वो उसका चपरासी। वो सिविल लाइंस में रहते थे, बस कॉलेज को पार करके, क्योंकि वो शॉर्टकट था, उस रास्ते से लोग निकलते थे। पैदल ही थे, उस ज़माने में पैदल ही सबको ज़्यादातर चलते थे। वो उधर की तरफ गए। अब तो और भी ज़रा डर लग रहा था कि क्या होगा। अगर वो पकड़े गए हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। चलो 2 की हो तो अच्छी बात है, मैं सोच रहा था 2 की हो तो ठीक है, बुरा कर्म। मगर तीसरा, मेरा वो दोस्त, मेरा साथी, जिसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर उसके पिता ने रखी थी, वो भी पकड़ा जाएगा। तब क्या होगा, मैं उसके पिता को क्या उत्तर दूंगा, यही सोचता रहा। आगे बढ़ गया सिलसिला, और धीरे धीरे लोग अपने कमरों में चले गए। कमरों की बत्तियां बंद हो गईं। मैं बैठा था, लेटने तक की हिम्मत नहीं हुई। क्या करें, क्या होगा। इस तरह से धीरे धीरे, लगभग 1:30-2 बजे का समय होगा, मेरे दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक, इस वक्त मैं घबरा गया। मैं अपने चारपाई से उठा और उठ कर के दरवाज़ा खोला। बाहर मुझे धक्का दे कर के अंदर, उनमें से एक अंदर आ गया। उनमें से ही एक जो है सहज ठाकुर, जो उस समय सहज नहीं लग रहा था, बहुत असहज था। शराब की बदबू उसके मुंह से आ रही थी। मैंने कहा तुम कैसे आए? मेरे हिसाब से तो उसके पुलिस पकड़ कर ले गई थी तीनों को, कैसे आए? उसने कहा वो बाद में बताऊंगा, पहले सुनो। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा, अगर पता लगा, तो तुम बस इसके आगे तुम समझते हो। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला, झटके से बाहर चला गया। मैं जानता था कि चाकू तो तीनों लोग ही रखते थे, वो पिस्टल भी रखता था। वो एक शख्स ऐसा था जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका था। पुलिस के किसी अफसर का बेटा था, किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसके फादर पोस्टेड थे, और उसके साथ दूसरा जो व्यक्ति था वो ज़मींदार का बेटा था, बहुत अमीर, उसको परवाह नहीं थी। और तीसरा जो था उस अमीर बाप का बेटा था
जिसने मुझे अपना कार्यभार संभाल रखा था कि तुम इसका ख्याल करोगे। अब तो काटो तो खून नहीं, ये वाली बात थी। मेरी हालत ये थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बचे कैसे, ये आए कैसे। चलिए जैसे तैसे बैठ बूठ कर बिना सोए रात बिताई। सुबह हुआ, मुंह धोया, तैयार हुआ, नहाने तक की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग उठ गए थे, उन्होंने आकर के सारी कहानी बताई। तो पता ये करना था कि पकड़े कौन गए। दरअसल उन तीनों लोगों ने जिन्होंने ये सारी हरकत की थी, उन्होंने हॉस्टल के 3 विंग्स में तो तलाशी हो चुकी थी, चौथे विंग में तलाशी हो रही। तब तक उन्होंने प्रबंध कर लिया कि हॉस्टल का मेन फ्यूज़ जो पोल से फ्यूज़ था वो उड़ा दिया, जो रात में उस समय कोई जोड़ने नहीं आ सकता था। इसलिए वो एक लाइन जो बच गई थी, एक विंग जो बच गया था, उसमें टार्च से तलाशी हुई। उसमें 3 लोग बैठे थे एक ही कमरे में। उन्होंने शराब पी रखी थी। डील डॉल लगभग वैसा ही रहा जैसा उन 3 लोगों का था जिन्होंने कुकर्म किया था। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी। अब तो और भी विपत्ता वाली बात थी। मैं जानता था कि दोषी कौन है, मैं जानता था कि पाप किसने किया, कुकर्म किसने किया, यह अधर्म किसका था, परंतु पकड़े और लोग गए। अब काटो तो खून नहीं। मैं यदि उनके बारे में बताऊं, और ये भी जानता था कि अगर कहीं से भी कुछ पता लगेगा तो शक मेरे ऊपर ही आएगा, क्योंकि चौथा व्यक्ति केवल एक व्यक्ति था जो उस लड़की ने भी देखकर यही कहा था कि एक व्यक्ति वापस चला गया, कमान कुछ नाम लिया था, पता नहीं क्या नाम था, और 3 लोग इधर आ गए थे। वो व्यक्ति कौन था? मैं ही था, परंतु किसी को पता नहीं था। वो छुपाना भी चाहता था। कारण ये भी था, वो अमीर बाप के बेटे और मैं बिना बाप का बेटा। मेरा सारा दारोमदार परिवार का मेरे ऊपर था। मैं जानता था यदि मैं मारा गया तो मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा, यदि मैं बच गया तो मैं जीवन भर इस त्रासदी से, इस ट्रेजिडी से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। समझ में नहीं आएगा कि क्या किया मैंने, क्यों छोड़ दिया उनको जो दोषी थे, क्यों पकड़े गए वो लोग। ये सोचता रहा। मैं संडे का दिन था, चुपचाप वहाँ से निकला और बस से बैठकर अपने घर का टिकट कटाया और अपने घर पहुँच गया। शाम तक घर पहुँच गया, परंतु मैं विचलित था, परेशान था। जो दोषी है वो बच गया, जो निर्दोष है वो पकड़ा गया। यदि मैं बताता हूँ तो मैं अपनी जीवन की रक्षा नहीं कर सकूँगा, और नहीं बताता तो मेरी कॉन्शियस, मेरी अंतरात्मा मुझे सदा कचोटती रहेगी, मारती रहेगी। मेरी समझ में नहीं आया। इसी चक्कर में मुझे बुखार हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, टाइफाइड हो गया। लगभग 18-20 दिन की छुट्टी काटनी पड़ी। घर में ही रहा मैं। वापस आया तब पता लगा कि उन लोगों को उन पर केस चला है। उनको जो है केस भी बहुत जल्दी चला, पहचान बहुत जल्दी कर ली गई। सब काम इतनी तेज़ी से हुआ क्योंकि बेटी जो है वो किसकी थी आपको बता ही चुका हूँ। और इन्वॉल्व कौन थे? शहर के डीसी, दरोगा, सारे जो भी इन्वॉल्व थे उन लोगों ने सब उसको, उनका ना नुकर करना कुछ भी असर नहीं लाया। किसी ने कोई साथ नहीं दिया और मैं चुपचाप उस गम को, उस दुख को, उस ग्लानि को बर्दाश्त करता रहा। मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रही। समय बीतता गया, आज भी कचोटती है। नहीं समझ में आता कि क्या करूं, क्या ना करूं। आप होते तो क्या करते? यदि मेरे स्थान पर आप में से कोई होता तो क्या करता? क्या वो बताता या नहीं बताता? ज़्यादातर लोगों ने मुझे
जब मैंने पूछा बाद में 2-4 लोगों से, जब मैंने कहानी सुनाई, पूछा, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि तुम उनका नाम ले देते। फिर मैं बचता ना, श्योर था, पक्का था, निश्चित था कि मुझे वो मार देंगे, जान से मार देंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता क्या न करता, आज तक नहीं सोच पाया। यही ये ट्रेजेडी है मेरी, यही कहानी है मेरी, यही दोष है मेरा, यही ज़िंदगी है मेरी। सोचता हूँ आपको ये कहानी ठीक लगी होगी। चलिए, मैंने अपने आप को इसमें पात्र बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इसलिए शायद मैं उस व्यक्ति की व्यथा, जो व्यक्ति चौथा व्यक्ति रहा होगा, उसकी व्यथा आपके सामने प्रस्तुत कर सका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा।